स्टूडेंट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट हिंदी का जो चैप्टर है बाबू, जिनके राइटर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, भारत रत्न और संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छा से विस्तार से जानेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा का अर्थ और प्रभाव क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार जानेंगे लोग। ठीक है, और पाठ का अच्छा से हम लोग सारांश जानेंगे लोग। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा A to Z चैप्टर के बारे में और B.R. अम्बेडकर सर के बारे में हम लोग क्या करेंगे लोग, तो पूरा अच्छा से अध्ययन करेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं लोग। देखिए, स्टार्ट करते हैं लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं लोग, लेखक का परिचय पूरा देखते हैं लोग। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विस्तृत जीवन एवं व्यक्तित्व परिचय देखते हैं लोग। बाबा साहब, ये पूरा नाम डॉक्टर B.R. रामजी अम्बेडकर, याद रहेगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और लोकप्रिय नाम बाबा साहेब। ठीक है, इनका नाम है। जन्म तिथि और स्थान क्या क्या था, तो देखिए 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और ये हमारे मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था। ठीक, और ये एक क्या थे, तो एक गरीब दलित महार परिवार में इनका जन्म हुआ था। निधन देखिए कब हुआ था, जो 6 दिसंबर 1986 1956 को इनका क्या हुआ था बाबू, तो निधन हो गया था दिल्ली में। कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं लोग, तो प्रमुख पहचान और पद के बारे में अगर हम देखें बाबू, तो देखिए क्या क्या है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्प निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री एवं प्रखर राजनीतिक चिंतक। ठीक है, इनका मतलब प्रमुख पहचान और पद संसार में देखा जाए। चिंतन के प्रेरणार्थक व्यक्ति, मतलब कौन कौन था जिनसे यह इंस्पायर हुए, तो भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले। इन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूका। ठीक है, मतलब ये किससे प्रभावित हुए बाबू, तो भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले से इन्होंने प्रेरणा लिया। संपूर्ण व्यंग्य देखिए, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा इनका संपूर्ण साहित्य बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाइगम्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा इनको क्या कितने में, तो 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाइगम्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। ये तो देख लिया आप उपरवार, बाबा साहब के बारे में आप उपरवार देख लिए। अब हम देखेंगे लोग कि प्रारंभिक जीवन, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन किन स्थितियों में हुआ, ये सब के बारे में देखिए। आइए, किसी का भी जीवन स्टार्टिंग में संघर्ष से भरा हुआ होता है, तो आइए, संघर्ष पूर्वक बचपन, बचपन से ही समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में अलग बैठने और पानी तक ना छूने देने जैसी कड़वी सच्चाइयों ने उनके मन में सामाजिक परिवर्तन के नींव रख दी। मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में छुआछूत हमारे भारत में बहुत ज्यादा फैलाव था। ठीक है, अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग भेदभाव हुआ करते थे। ठीक, तो ये सब इनके मन में ना एक अलग प्रकार से क्या किया, तो सामाजिक परिवर्तन के नींव रखी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उच्च शिक्षा का सफर क्या कहता, तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बडौरा नरेश, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, याद रखिए ये क्षत्रिय थे बाबू, के प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति पर वे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, उसके बाद लंदन इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब इनका मतलब कि अगर कोई बोले कि इनको सपोर्ट कौन किया, तो याद रहा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। इन्होंने क्या किया था बाबू, तो छात्रवृत्ति और इनका मदद किया था। कहाँ, इनके बारे में आप लोग को याद होना चाहिए, ये भी बहुत मतलब समाज सुधारक से और छुआछूत के विरुद्ध यह भी बहुत सारे लड़ाई लड़े थे। इनका भी मानना था, याद रखना, ये क्षत्रिय समाज के थे, इनका भी मानना था कि सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, तो समान अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए बाबू, तो न्यूयॉर्क और लंदन चले गए। बहुमुखी प्रतिभा, यहाँ पे देखिए, उन्होंने वकालत के साथ साथ अर्थशास्त्र, कानूनी, समाजशास्त्र और राजनीतिक में गहन महारत हासिल की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र और राजनीतिक में गहन महारत हासिल की। अब यहाँ पे देखिए, मानव अधिकारों के लिए संघर्ष। भारत लौटते उन्होंने देखा, उन्होंने दलितों, स्त्री, मूक बधिरों और मजदूरों के मानव अधिकार तथा सामाजिक समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। ठीक है, जब उन्होंने बाबू लंदन से, अमेरिका से पढ़ के जब आए तो उन्होंने देखा कि भारत में आज भी लोग छुआछूत, आज इतने साल गुजरने के बाद भी छुआछूत जैसी चीज, स्त्रियों को अलग नजरिए से देखना, ये बहुत बेकार चीज है। तो उन्होंने इसके ऊपर संघर्ष किया। आइए संविधान के बारे में देखिए। संविधान निर्माता, भारतीय संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या, उन्होंने अध्यक्ष चुने गए और देश का संविधान तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है बाबू, याद रखिएगा लोग, देश के संविधान तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई उन्होंने। ठीक, अब इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं लोग कौन कौन थी और किस किस प्रकार के थी। ठीक है, तो पहला देखा जाए तो द कास्ट इन इंडिया, पहला क्या था बाबू, तो द कास्ट इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखा जाए बाबू, अनहिल्सन ऑफ कास्ट, अनहिल्सन ऑफ कास्ट, इस ऐतिहासिक भाषण से प्रस्तुत पाठ उद्भव है, मतलब इन्हीं से लेकर। हु आर दे, वह कौन है। ठीक है, हु आर दे, हु आर क्षुद्रा एंड बुद्धा एंड हिज धम, इनका ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं, याद रखिएगा लोग। ठीक, ये आपको याद रखना है कौन कौन इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक, और भी कृतियां, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना जरूरत है आप लोग को यहाँ पे मिला। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्म। आगे आगे देखा जाए बाबू, श्रम विभाजन, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। चलिए, यह पाठ बाबा साहेब 1936 में तैयार किए गए एक प्रसिद्ध भाषण एनहेंसमेंट ऑफ कास्ट, जाति विभेद उच्छेद का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अनुवादन ललई सिंह यादव ने किया। इस पाठ में उठाई गई मुख्य निम्नलिखित बातें हैं। ठीक है, मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला, जाति की विडंबना और पोषक के तत्व क्या है। ठीक है, जाति की विडंबना और पोषक के तत्व क्या है, जैसे कि जानते नहीं है बाबू आजकल ना, आप किसी को, आप इतना याद रखना ना कि हमारे मनुस्मृति में, चाहे हमारे ग्रंथों में, जाति 4 प्रकार से बांटा गया था। काम के अनुसार बाबू 4 प्रकार से जाति बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इसके मतलब ये नहीं है कि भाई जन्म के आधार पे हम लोग नहीं ब्राह्मण हुए, लोग चाहे क्षत्रिय नहीं हुए, चाहे वैश्य नहीं हुए, चाहे क्षुद्र नहीं हुए, हम लोग अपने कर्म के आधार पर क्या हुए थे लोग, तो हमारा जाति बटा हुआ था। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाबू हमें जन्म के आधार पर हमारे कास्ट को डिसाइड कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि भैया आपका कर्म आपका जाति डिसाइड करेगा, कि आपका जिस प्रकार का कर्म होगा वैसा ही आपका जाति होगा। ठीक है, तो लेकिन आज के पोषण तत्व तो क्या बोलते हैं बाबू, जैसे किसी जाति से आप बात करिएगा ना तो कहेगा नीम का पत्ता बड़ा या छोटा, चाहे तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा, पूजने योग्य होता है। तो ऐसा अनपढ़ लोग बात कहते हैं लोग। अब एक स्टूडेंट अगर अपना शिष्टाचार में रहे, अगर स्कूल के सब बात माने, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, अगर काला कोट पहनने से कोई वकील नहीं हो जाता, ठीक है, तो यह भी याद होना चाहिए कि पंडित वो जिसके पास नॉलेज हो, अध्ययन हो, पढ़ाई लिखाई अच्छा जानता हो, ठीक है, उनको हम बोलेंगे लोग, जिसका आचार विचार उसके जैसा हो, ब्राह्मण जैसा। ये नहीं कि दारू पी के इधर मर रहा है, खा रहा है, मुर्गा मीट सब कुछ खा रहा है, हम उसको पंडित बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका जो जाति है, पुराने समय पे आपके कर्म के आधार पे जाति को बांटा गया था। ठीक है, अब उसको हम इधर पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि कौन कौन से जाति के पंडित, क्षत्रिय और क्षुद्र और वैश्या क्या क्या था, कैसा कैसा काम था उन लोग का, ये सब नहीं
वीडियो लंबा बन जाएगा। आइए, आज के आधुनिक, जब जरूरत होगा तो बता देंगे, आज के आधुनिक और प्रगति युग में भी जातिवाद के समर्थक और पोषकों की कमी नहीं है। वे तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह सही है। बाबा साहब का खंडन, सभ्य समाज में श्रम विभाजन तो जरूरी है, लेकिन जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती है, बल्कि काम करने वाले श्रमिकों का भी अस्वाभाविक और असंतोषजनक विभाजन करती है। यह समाज के लोगों को ऊंच नीच के पायदानों में बांट देती है, जो दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके बारे में तो पता चल गया पहला। दूसरा चीज देखा जाए, क्या बोल रहे हैं कि गर्भ के समय ही अस्वाभाविक पेशा तय हो जाता है। आजकल आप देखते हैं लोग ना कि बच्चा लोग, अगर पेट में कोई बच्चा रहता है ना, तो उसको पहले से बोल देता है कि हाँ बेटा इंजीनियर बनेगा, तो बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा। उसका मनोविज्ञान कोई नहीं जानता, उसका मानसिक कोई नहीं समझता है कि वो आगे चल के क्या बनेगा। मतलब जिस जाति से है, उसको उसी जाति से काम को चुन दिया जाता है कि हाँ नया बच्चा हुआ तो ये बनेगा, वो बनेगा। जन्म से ही उसके माथा पे टिक दिया जाता है कि हाँ मेरा बेटा यह बनेगा। ठीक है, उसके पेशा के अनुसार ही उसका जाति को निर्धारित कर दिया जाता है, गर्भ में ही बता दिया जाता है। जैसे जाति प्रथा में व्यक्तियों को अपनी रुचि, क्षमता या योग्यता के अनुसार पेशा चुनने की आजादी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, एक पंडित का लड़का अगर चाहे कि मुर्गा मीट, दारू उरू बेचने के लिए, तो वो नहीं बेच सकता। वो अपने जमीन पे काम नहीं कर सकता, कहे कि 10 आदमी 10 तरीके से बात बोलेगा। ठीक है, वो नहीं कर सकता। तो ये तो गलत बात है ना भाई। अगर उसका मन है मुर्गा मीट बेचने में, दारू बेचने में, तो क्या गलत है? उसको आप पंडित मत बोलो। चाहे और कोई काम करता है तो आप उसको पंडित मत बोलो। पंडित आप उसको बोलो जो उस लायक हो, जो अपना वो जिसके लिए वो बना है, तब पंडित बोलो। लेकिन आजकल गर्भ में ही बोल दिया जाता है, बेशक वो पंडित का उसके पास बुद्धि व्यवहार हो या ना हो। ठीक है, चुनने की आजादी नहीं मिली है। मतलब कि आपको जाति जाति प्रथा में व्यक्ति अपने रुचि, क्षमता या योग के अनुसार पेशा चुनने की आजादी नहीं होती है। माता पिता की जाति के आधार पर व्यक्तियों के जन्म लेने से पहले ही, गर्भ धारण के समय ही उसका पेशा तय कर दिया जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और मतलब एक छोटा सा बच्चा है बाबू, अब बचपन से उसे बोल दिया जाए कि तुम कुम्हार बनेगा, तुम कुम्हार का लड़का है, तुम्हें यही काम करना है, तो ये गलत बात है ना भाई। उसको बड़ा होने दो, उसके मनो का हम बात सुने, उसका योग्यता देखे, उसको किस चीज में रुचि है उसको उसमें देखा जाए, तब उसका जाति डिसाइड किया जाए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ये नहीं कि बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया गया कि ना तुम कुम्हार बनोगे तो तुम पंडित बनोगे, तो तुम क्षत्रिय बनोगे, तो तुम वैश्य बनोगे। ये सब नहीं, ये सब चीज उसके बड़े होने पे रुचि के अनुसार उसके ऊपर थोपा जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइए, इसका और भी उल्टा काम पड़ता है बाबू। अब बहुत सारे आजकल बताते हैं। पहले, बेरोजगारी और भूखमरी का प्रत्यक्ष कारण क्या है? आइए, समय और तकनीकी के बदलने पर उद्योग धंधा में नए नए बदलाव आते रहते हैं। यदि समाज में व्यक्तियों को परिस्थितियों के अनुसार अपना पारंपरिक पेशा बदल कर नया काम सीखने की आजादी ना मिले, तो वह बेरोजगार हो जाएगा। और भारत की जाति प्रथा पेशा बदलने की अनुमति ना देकर बेरोजगारी और भूखमरी को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती है। यह बात सही है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, कोई मान लो एक ब्राह्मण का लड़का है भाई, वो बड़ा हुआ, ठीक है, अब वो अपने खेत में उसका मन है अपने खेत में काम धाम करना, ठीक है, उसको बिजनेस करना। तो उसको कोई अगर गलत बोल रहा है, चाहे बोला कि नहीं तुम पंडित का लड़का, तुम मुर्गा नहीं बेच सकते, तुम मटन नहीं बेच सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो ये तो गलत बात है ना भाई। टेक्नोलॉजी बदल रहा है, उसका रुचि नहीं है पंडितारों में, पूजा पाठ श्राद्ध करवाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपना कर्म बदल सकता है, वो अपना कार्य बदल सकता है, तभी तो जी सकता है। लेकिन यह हमारे समाज में ये अलग अलग काम चुनने की आजादी नहीं है। चुन लेता है लोग, लेकिन बार बार प्रताड़ना के सामना करना पड़ता है उन लोग को। ठीक है, तो ये एक गलत बात है। बेरोजगारी और भूखमरी का प्रत्यक्ष कारण यह भी है। लोग चाहते हैं कि ना मेरा जाति ये है तो मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। भाई समय के अनुसार सबको बदलना है, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। तो आप अपना दिमाग, अपना रुचि के अनुसार कार्य को बदल सकते हो, आप बदलना ही चाहिए समय के अनुसार।
नेक्स्ट देखिए बाबू, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानसिक क्षति एवं घटित कार्य कुशलता टालू काम। अच्छा एक बात बताइए, जिस चीज में आपका मन नहीं लगे तो आप क्या करिएगा, काम टालिएगा ना। मजा तो तब है जब अपने रुचि के अनुसार काम मिले, उस पे आप और ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा फोकस करोगे, उसमें ना मजा है। कि जबरदस्ती आपके ऊपर कोई काम थोप देगा तो आप करोगे, वो तो नहीं कर पाइएगा आप। करोगे काम टाल टाल के करोगे। आइए, जब किसी व्यक्ति को उसका इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती या मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो उसका मन उस काम में नहीं लगता है। इसे मनुष्य में अरुचि और काम चोरी की भावना पैदा होती है। विवशता में किया गया काम मनुष्य की कार्य कुशलता को पूरी तरह नष्ट कर देती है। ठीक है, मतलब कि जिस व्यक्ति को, कोई लड़का को जो काम पसंद नहीं, हम उसी को वो काम करवाएं तो इसके लिए वो काम टालेगा, उसका विनाश निश्चित हो जाएगा और काम भी अच्छा से नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके रुचि के अनुसार उसको काम देना चाहिए। अब आइए अगला पॉइंट देखिए, बाबा साहेब का आदर्श समाज और सच्चा लोकतंत्र क्या था। मतलब उनके अनुसार एक अच्छे लोकतंत्र और आदर्श समाज का कैसा वर्चस्व होना चाहिए। तो देखिए, पहला स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, समानता समानता का अधिकार होना चाहिए, हर नागरिक को अपनी पसंद का काम चुनना और विकसित होने का अधिकार होना चाहिए। आप अपने मन के मुताबिक अपने रोजगार को ढूंढ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। समानता, समाज में सभी के साथ बिना किसी जाति या वर्ग विभाव के भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। भारत में इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग अपने काम के अनुसार लोगों को ऊंच नीच करने पे ढाल देता है लोग। भाई हर एक काम अपने जगह पे 100% अच्छा होता है। मान लीजिए सब कोई अपने अपने काम को अगर नीच समझने लगेगा तब तो दिक्कत होगा, और अपने के नीचे वाले लोगों को अगर दबा समझे, चाहे उसको खराब बोले, तब ये तो गलत बात है ना भाई। सबका काम अपने जगह पे बेस्ट है। एगो झाड़ू मारने वाला भी अपने जगह पे बहुत अच्छा काम करता है, उसको भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों में परंपरा, प्रेम, श्रद्धा और जुड़ाव होना चाहिए। सभी लोगों को अपने देश, अपने वर्ग और अपने विभिन्न सामाजिक के साथ जुड़ाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, और मन से जुड़ाव होना चाहिए, दिखावटी प्यार नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं लोग बाबू, आइए। सच्चे भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस तरह दूध और पानी का आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह समाज में भी एक होनी चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र केवल सरकार चुनने की विधि नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और एक समाज की सम्मिलित अनुभव प्रदान करने का नाम होता है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कोई चुन लिए ना। हमारा भाईचारा दूध और पानी के जैसा होना चाहिए। आप उस मिश्रण को अलग अलग नहीं करना चाहिए, अपने मन से जुड़ा होना चाहिए। अब आइए, वो तो उनका देख लिए। अब क्वेश्चन देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो आपके 10वीं क्लास में आने वाले होते हैं। पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरा, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं भाई, ये रहा क्वेश्चन, पढ़ लो। देखिए, लेखक डॉक्टर अंबेडकर के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के समर्थन और पोषक की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन ही नहीं, बल्कि काम करने वाले श्रमिकों का भी अस्वाभाविक और असंतोषजनक विभाजन करती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं हुए। पहला, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। चलिए, जातिवाद के समर्थन तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन बहुत आवश्यक है। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई या दोष नहीं है। तो ये तो गलत बात है। दूसरा क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं करा सकती। पहला क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये 5 तक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, बाबा साहब के अनुसार सच्चे लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, ऊपर पढ़ा दिए हैं। अब आइए थोड़ा ये भी देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ और कब हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप देख लीजिए ना। वीडियो लंबा बनाना अच्छा बात नहीं है। ठीक है, आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लॉन्ग वीडियो भी करवाएंगे। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। कल वीडियो फिर होगा, बाय।